2018 का हम लोग CSTX का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, पूरा का पूरा MCQ, ACQ और लॉन्ग। अच्छे सुनिए, जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में पेपर का लिंक दे देंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग अ मटेरियल इशू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रिफ्लेक्ट करंट प्राइजेस। फीफो मेथड से करंट प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। करेक्ट आंसर इज फीफो। नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्री आर मेड इन द स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में कौन सा डॉक्यूमेंट के आधार पर हम एंट्री करते हैं? ऑल ऑफ दीज, गुड्स रिसीव नोट, मटेरियल एक्विजिशन नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, ऑल ऑफ दीज होगा भाई। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल रिकॉर्डेड, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां रिकॉर्ड करते हैं भाई? इन द इशू कॉलम ऑफ स्टोर लेजर एंड बीन कार्ड। बीन कार्ड के इशू कॉलम में और स्टोर लेजर के इशू कॉलम में शॉर्टेज को लिखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है भाई? परचेज मैनेजर। परचेज रिक्विजिशन कौन बनाता है? नेक्स्ट, एफिशिएंसी लेवल ऑफ ए वर्कर इज 80%। इफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब 60 घंटा, एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर फॉर द जॉब विल बी। 80% वर्कर का एफिशिएंसी लेवल है और स्टैंडर्ड टाइम 60 है, तो 60 का 80%, 60 का, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? देख पा रहे हैं क्या है? मोर देन स्टैंडर्ड टाइम कैसे होगा भाई? एफिशिएंसी लेवल फॉर वर्कर 80%, स्टैंडर्ड 60 घंटा, देन एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द वर्कर जॉब, तो क्या हुआ? स्टैंडर्ड टाइम से क्या लिया? ज्यादा लिया। हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम से क्या ले लिया? ज्यादा समय ले लिया, मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम। ए नंबर। 6, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 45 घंटा इस 200 यूनिट। 45 घंटा में 200 यूनिट बनना चाहिए, वो 240 यूनिट बना दिया, तो कितना घंटा बनाया होगा? तो 200 डिवाइड बाई 45 इंटू 240 करो तो कितना हो रहा है कैलकुलेटर? 200 डिवाइड बाई 45 इंटू 240 कितना हो रहा भाई? गड़बड़ हो गया। 45 घंटा में 200 यूनिट, 45 घंटा में, तो 45 इंटू 200 बना कितना है? 240। 240 का निकालना है ना, गड़बड़ हो रहा है। 45 घंटा में 200 यूनिट, तो 45 इंटू 240 डिवाइड बाई 200, करेक्ट आंसर होगा 54 घंटा। करेक्ट आंसर कितना घंटा होगा? 54। तो पूछा है कि एक्स्ट्रा टाइम, समय कितना बचा दिया? समय कितना बचा दिया? अरे 45 घंटा में बोले थे कि 200 यूनिट बनाना, वो 240 यूनिट बना दिया, तो इस हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम तो ज्यादा होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए 54 घंटा। कितना घंटा? 45 घंटा में ही कर दिया है, तो कितना घंटा बचा दिया? 9 घंटा। टाइम से पूछा, वहीं पे हाथ से छोटा करके अगर बुक है तो लिख दो, हाथ से लिख दो आपका क्या दिया हुआ भाई? 200 डिवाइड बाई 45 इंटू 240 कि 45 नहीं 45 इंटू 240 डिवाइड बाई 200, 45 इंटू 240 डिवाइड बाई 200, 45 इंटू 240 डिवाइड बाई 200, तो 54 घंटा। 54 माइनस 45, 9 घंटा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप यहां पे करके भी दिया गया, देख पा रहे कॉर्नर में 240 डिवाइड बाई 200 इंटू, देख पा रहे हैं क्या? कितना घंटा? 54 घंटा। क्लियर? 54 माइनस 45, 9 घंटा। नेक्स्ट, अंडर वन प्रीमियम प्लान बोनस आवर ऑफ ए वर्कर विल बी। बोनस आवर क्या कहलाएगा? टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम 11 टू टाइम से। डी नंबर। रेट ऑफ वेजेज पर आवर इज 30। इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 5 मिनट टू प्रोड्यूस, देन द रेट ऑफ वेजेज पर यूनिट विल बी। 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 मिनट का समय लगता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? देन रेट ऑफ वेजेज। अच्छा, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट? तो 1 यूनिट को बनाने में 5 मिनट, तो 60 मिनट में कितना यूनिट बन जाएगा? 60 डिवाइड बाई 5, 12 यूनिट। कितना यूनिट? 60 डिवाइड बाई 5, 12 यूनिट। और 12 यूनिट के बदले हमें कितना देना पड़ेगा? 30 रुपया। तो 30 डिवाइड बाई 12, 2.5 रुपया आंसर होगा। 30 भागा 12, 2.5 रुपया आंसर होगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? चलिए नेक्स्ट। In a week 48 hours the entry and exit time of a worker to and from factory is determined at 46 घंटा। एक सप्ताह में 48 घंटा होता है। समझ रहे? वर्कर का 46 घंटा ही हुआ। इफ वर्कर स्पेंड 45 घंटा इन डिफरेंट जॉब इन दिस वीक, तो आइडल टाइम कितना होगा? 46 घंटा उसका टाइम क्या है? कीपिंग। और टाइम बुकिंग 43 घंटा। टाइम बुकिंग माने कितना देर किया, टाइम कीपिंग माने घुसा कब और रहा कितना देर।
46 घंटा रहा, 43 घंटा किया, कितना घंटा फाकी मार दिया? 3 घंटा। इसको कहते हैं आइडल टाइम। 46 माइनस 3, सॉरी 46 माइनस 43, 3 घंटा। 9 का सी, 10 नंबर। ओवरहेड आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ। ओवरहेड को क्लासिफाई करते हैं फिक्स में, वेरिएबल में, सेमी वेरिएबल ओवरहेड में। ये क्या चीज के आधार पे हो रहा है भाई? बिहेवियर के आधार पे। किसके आधार पे? तो करेक्ट आंसर 10 का सी। 11, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग ओवरहेड। सुपरवाइजर का सैलरी कौन सा ओवरहेड में इसमें इंक्लूडेड है भाई? फैक्ट्री ओवरहेड। कौन सा बोलिए? 11 का ए। Which of the following is not an example of overhead? ओवरहेड का इसमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है भाई? वेजेज ऑफ डायरेक्ट वर्कर। देखो इनडायरेक्ट खर्चा को ओवरहेड कहते हैं, इनडायरेक्ट खर्चा को ओवरहेड कहते हैं। यहाँ वेजेज ऑफ डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट खर्चा को ओवरहेड नहीं कहते, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वेजेज ऑफ डायरेक्ट वर्कर। 13 नंबर, रेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ हाउस इन द सेम लोकेलिटी इज नोन एज फेयर रेंट। सेम तरीका का घर का, सेम एरिया में, सेम भाड़ा, सेम टाइप का भाड़ा, इसको हम फेयर रेंट कहते हैं। बोलते हैं ना इस तरह घर का तो 5000 मिल रहा है, आपको भी 5000 मिलना चाहिए, इसको कहते हैं फेयर रेंट। क्या कहते हैं? Which of the following is not considered while computing reasonable expected rent of a let out house? Let out house का अगर हम लोग निकाल रहे हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, तो क्या चीज को कंसीडर नहीं करते? सुनो, आरईआर 2 ही स्टेज में निकलता है, हायर लोअर, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। तीनों को कंसेप्ट के आधार पे आरईआर निकलता है। लास्ट में आता है एक्चुअल रेंट, तो करेक्ट आंसर होगा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट नहीं लेते हैं, आरईआर निकालते समय एक्चुअल रेंट उसके बाद में निकलता है। चलो नेक्स्ट 15 नंबर, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए लेट आउट बिल्डिंग 4 लाख। लेट आउट बिल्डिंग का नेट एनुअल वैल्यू 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन 80,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा? सुन लो ध्यान से। तो 4 लाख क्या है भाई? नेट एनुअल वैल्यू है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 4 लाख का पहले 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4 लाख का 30% 1,20,000। तो 4 लाख माइनस 1,20,000 घटाओ तो कितना हो रहा? 2,80,000। 2,80,000 में से 80,000 घटाओ, 2 लाख लिख दो। 4 लाख माइनस 30% इक्वल टू 2,80,000। 4 लाख माइनस 30% इक्वल टू 2,80,000। 2,80,000 माइनस 80,000, 2 लाख। 4 लाख माइनस 30%। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस इज यूज्ड थ्रू आउट द ईयर फॉर ओन रेसिडेंस विल बी। खुद जिस घर में रहते हैं उसका एनुअल वैल्यू 0 होता है। जिस घर में खुद मजा लेते हैं उसका एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ऑर्डर टू बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर, शेयर का होल्डिंग कितना होना चाहिए? मोर देन 12 मंथ। मोर देन बी नंबर होगा, 12 मंथ और मोर। ना बी नंबर भी नहीं होगा, 12 महीने ज्यादा होना चाहिए। नो बीच, इतना ना बीच। Which of the following is not treated as personal effect? इसमें से कौन सा पर्सनल इफेक्ट नहीं है? हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंस, बाकी पर्सनल इफेक्ट है। 20 नंबर, which of the following asset will be treated as long term capital asset if asset is sold after 41 months from the date of purchase? बोलेगा इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा? सारा का सारा, ऑल ऑफ दिस सारा लॉन्ग टर्म कहलाएगा। 41 महीने से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म कहलाएगा सारा। 21, which of the following income is not taxable under the head income from other sources? इसमें से कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा? डी नंबर, पेंशन रिसीव बाय रिटायर्ड एम्प्लॉई, ये नहीं आता, बाकी आएगा। बाकी इनकम जो भी दिया है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। नेक्स्ट, श्रीमती सरला दत्ता रिसीव 3,000 पर मंथ फैमिली पेंशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? सुन लो, 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 12 36,000। तो 36,000 का 1/3 12,000 और 15,000 बीच बड़ी लोअर 12,000। जो फैमिली पेंशन का सवाल पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा ये बात। नहीं समझ में आया होगा तो आज ही जाके चैप्टर कर लेना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक तो वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में, पूरा क्लियर हो जाएगा। हम तो पहले का क्वेश्चन यहीं से मेरा चालू होता, फैमिली पेंशन 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 बीच बड़े लोअर। चलो आगे बढ़ते।
इफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 20,000, फॉरेन कंपनी 25,000, देन अमाउंट ऑफ टैक्सेबल 20, 25, 45 जोड़ देंगे। करेक्ट आंसर तो बी दिया है भाई, 45 होगा। पहले इंडियन कंपनी से माफ था, अब माफ नहीं है। सर अगर ये क्या बोलते पिछले वाले टैक्स के अकॉर्डिंग हम ये आंसर टिक करते तो सही होगा। नहीं, बहुत पिछला हो गया, तो 3-4 साल पहले बंद हुआ, गड़बड़ हो जाएगा। आइए सुना भाई, हर साल टैक्स चेंज होता है ना, तो चेंज होते होते साल भर के बाद तो लागू नहीं होगा, बाकी 2 साल होते हुए लागू हो जाता है, तो 4 साल हो गए तो चेंज हुए। आइए, सोमेन परचेज और टिकट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी 500, विंस प्राइज फ्रॉम मनी 1 लाख, टैक्स रिलेटेड एट सोर्स फ्रॉम प्राइज मनी ऑफ लॉटरी 23,900, देन अमाउंट टैक्सेबल 1 लाख माइनस 23,900 घटा दो बस, 1 लाख माइनस 30,000 69,100। चलो नीचे आओ, आंसर नेक्स्ट। For which deduction mentioned under section 24 of the Income Tax Act, taxable income from let out house either will be zero or negative। अगर जीरो और नेगेटिव हो तो क्या डिडक्शन मिलेगा? वही स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A only repair charges और 24B interest on loan। Next, mention the condition availing deduction for municipal tax while computing from income from rent। municipal tax का डिडक्शन कब मिलेगा? if municipal tax paid in cash, if municipal tax paid by owner, दो रहेगा तो मिलेगा, समझ पा रहे हैं? बाकी साकी वाला नहीं आता। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कौन सा बेसिस पे चार्ज करते हैं? सेक्शन 54 के हिसाब से चार्ज करते हैं। गेन एराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल अंडर कैपिटल गेन। माने कैपिटल गेन का डेफिनेशन बताना है, सिंपल सा बात है। सेक्शन 54 में इसका चार्जेबिलिटी होता है। नेक्स्ट, Sri Robin Kanti Pad is the owner of agricultural land situated in rural area. If the gain arising from sale of such land taxable under the head capital gain? No. गांव का जमीन रूरल एरिया अगर बेचते हो तो कैपिटल एसेट नहीं होता है, तो कैपिटल एसेट को बेच करके लाभ होगा तो कैपिटल गेन कहलाता है। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया कैपिटल एसेट नहीं है, तो ये कैपिटल गेन में नहीं आएगा। देखो, नो सच गेन विल बी नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। डिफाइन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचकर के जो फायदा होगा उससे क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सैलरी रिसीव बाय एमपी एंड एमएलए फ्रॉम द गवर्नमेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम। सैलरी मिला एमपी एमएलए को तो कौन सा हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम remuneration received by a teacher for evaluating answer script of Calcutta University is taxable under which head of income? remuneration मिला रे बाबा, फीस मिला कलकत्ता यूनिवर्सिटी के टीचर को, तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। व्हाट इज ए स्टोर लेजर? स्टोर लेजर इज प्रिपेयर्ड बाय कौन सा डिपार्टमेंट? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल क्वांटिटी रेट अमाउंट। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ FIFO मेथड। FIFO मेथड का सॉरी एडवांटेजेस बताना है। इट इज इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ऑपरेट। समझ पा रहे हैं? सिंपल। इट रिफ्लेक्ट करंट प्राइजेज, इट रिफ्लेक्ट करंट प्राइजेस। मेंशन द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द स्टोर कीपर ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर है। कौन सा डॉक्यूमेंट के आधार पर स्टोर कीपर रॉ मटेरियल को स्टोर करता है? स्टोर एक्विजिशन है, स्टोर एक्विजिशन। नेक्स्ट, in a day 48 hours of standard output 60 घंटा is the same actual output 75 यूनिट। what is the level of efficiency? सुनो, 8 घंटे में 60 यूनिट बनाना चाहिए, वो बना दिया 75 यूनिट, तो एफिशिएंसी का लेवल क्या है? 75 डिवाइड बाय 60 into 100, 75 डिवाइड बाय 125%। इन अ वर्कर वर्क 40 घंटा, बेसिक वेज रेट, बेसिक वेजेस 3600, तो बोनस व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस पर आवर है? एक वर्कर 40 घंटा काम किया है और उसको बेसिक 3600 मिलता है और बोनस 1200 मिलता है, तो 3600 1200 कितना हो रहा है? 4800। 4800 डिवाइड बाय 40, 120 रुपये इफेक्टिव रेट। अरे इफेक्टिव रेट पर आवर का फॉर्मूला नहीं जानते हो? टोटल वेजेस डिवाइड बाय टाइम टेकन। एलसी के नीचे निकालते थे और 1 के, तो टोटल वेजेस कितना हो रहा है? बेसिक है 3600, बोनस है 1200, 36 12 4800। एक्चुअल वर्किंग टाइम टेकन 4800 डिवाइड बाय 40, 120। राइट द फॉर्मूला फॉर बोनस अंडर वन प्रीमियम मेथड। वन प्रीमियम मेथड का फॉर्मूला लिखना है भाई, नहीं जानते हो क्या?
टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम, सॉरी टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। व्हाट इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड? सेमी वेरिएबल माने जिसमें दोनों रहेगा, फिक्स भी और वेरिएबल भी। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कंसिस्ट फिक्स एंड वेरिएबल बोथ ओवरहेड। एग्जांपल शोरूम एक्सपेंस, एग्जांपल शोरूम। नेक्स्ट गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जांपल है फैक्ट्री रेंट, सेलिंग ओवरहेड का एग्जांपल है सैलरी, सेल्समैन सैलरी। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ओवरहेड व्हिच रिमेन सेम पर यूनिट विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। पर यूनिट पे जब सेम रहेगा उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? बच्चा काट के एक तो फिक्स ओवरहेड लिख दिया, वेरिएबल होगा। पर यूनिट पे जाओ जो सेम रहता है वो वेरिएबल कहलाता है, और टोटल में जो सब जगह सेम रहता है वो फिक्स कहलाता है। समझे क्या बोले? तो टोटल में थोड़े बोला, पर यूनिट पे सेम रहेगा इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? समझे क्या बोले? इसी के साथ हम लोग का एमसीक्यू और एसक्यू इसका खत्म होता है।